हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। ओके, अब तक हमने कई सारी आइडियोलॉजीज पढ़ ली हैं वन बाय वन, जिसमें आप मल्टीकल्चरलिज्म की आइडियोलॉजी आज कवर करेंगे। देन उसके बाद कल हम पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी कवर करेंगे और हमारे इस तरीके से आइडियोलॉजीज का जितना भी सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ 7-8 आइडियोलॉजीज है जो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। उसके आगे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है, ठीक है। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है मैंने वही पढ़ाया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जस्ट टेक मी अ पेन फ्रॉम हियर। एक मिनट। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में। देखो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कल्चर क्या होता है। अगर आप अपने आप को देखोगे, इंडिया को देखते हैं, चलो बहुत किसी भी आइडियोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए ना आप हमेशा इंडिया का पर्सपेक्टिव लिया करो। सोचा करो अगर हमारे इंडिया में ऐसा होगा तो अब ये ऐसा होगा, हालात ऐसे हो जाएंगे, गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो जाएगी, लोग एक्सप्लॉइटेशन ऐसे होगा, या फिर क्लास स्ट्रगल में लोग ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब भी आप क्या है अपने आसपास की चीज़ों से चीज़ों को एसोसिएट करते हैं, देन आपके पास एक बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की। और ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। तो उसको ना अपने सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा जोड़ के देखा करो। मतलब आपकी अगर कोई भी चीज़ है, जैसे आपको लग रही है कि आप ये कर सकते हो, या फिर ये जो कोई भी फॉर्मूला है या यहाँ सेट हो सकता है, या फिर कोई थ्योरी यहाँ सेट हो सकती है, किसी इंसान के ओपिनियंस आपको उस ओपिनियन से जुड़ते हुए लगते हैं, तो ये जो कनेक्शन आप करना सीख जाते हो ना, तो यही बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने में और एसोशिएट भी करने में। तो यहाँ पे हम मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में आज देखेंगे। देखो कल्चर सबसे पहले क्या होता है। कल्चर होता है अ सेट ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिसेस। तो जब हम बहुत सारे लोग मिलकर किसी भी बिलीफ को प्रैक्टिस करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को हम मानते हैं, या फिर हमारी सदियों से चली आ रही है, उसको हम कल्चर कहते हैं। जैसे हम इंडियन कल्चर में रहे हैं, हमारा जो हिंदू का कल्चर है, ठीक है, हम हिंदू हैं, ठीक है, हम सारे लोग हिंदू हैं। बहुत सारे लोग होंगे आप में, डिफरेंट जो क्लासेस देख रहे होंगे उसमें कोई मुस्लिम हो सकता है, मे बी कोई और रिलीजन का हो सकता है। लेकिन अगर मैं हिंदू की बात करूँ तो हमारे हिंदुओं में क्या है, हम लोग थोड़े से डिफरेंट है। किससे? हम सिख लोगों से डिफरेंट थोड़ी प्रैक्टिसेस करते हैं, हम मुस्लिम से थोड़ी प्रैक्टिसेस डिफरेंट करते हैं, हम क्रिश्चियन से डिफरेंट करते हैं, क्योंकि ये सारे लोग क्या है अपने डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स हैं और सेक्रीफाइसेस इनके अलग अलग हैं। और सारे लोग क्या करते हैं, मिलकर एक नेशन क्रिएट करते हैं, या फिर मिलकर एक क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इस अर्थ को शेयर करते हैं। ये पूरी अर्थ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सारे एक जैसे नहीं हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई किसी धर्म को फॉलो कर रहा है, कोई किसी जेंडर से बिलोंग करता है, लेकिन सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, इस पूरे अर्थ को शेयर कर रहे हैं। और सारे लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ ना कुछ टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो हम वही आज डिस्कस करेंगे किस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल कल्चर यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस आती है। और पॉलिटिकल साइंस हम इसे किस तरीके से देखते हैं, ये पॉलिटी में क्यों टॉपिक डाला गया है। आपको लग रहा होगा कि हम कल्चर को पॉलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों समझ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मल्टीकल्चरलिज्म का। तो इंट्रोडक्शन ये कहता है, देन मल्टीकल्चरलिज्म है पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी एम्फसाइजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म की पॉलिटिकल जो राजनीतिक सोच है या विचारधारा है, या फिर जो समाज को लेकर विचारधारा है, वो ये कहती है कि जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटी है लोगों में, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, और सारे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ टॉलरेंस होनी चाहिए। आपके घर के बगल में अगर कोई दूसरे रिलीजन वाला रह रहा है, या फिर उसकी प्रैक्टिसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं आपसे, तो ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करोगे, फोर्स करोगे, उसके घर में घुस जाओगे, तोड़फोड़ करोगे कि तुम हमारी जैसी चीज़ें फॉलो क्यों नहीं करते हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीकल्चरलिज्म की आइडियोलॉजी आप बस बेसिकली ये समझो कि ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे जोर देती है, ऐसे सामाजिक स्ट्रक्चर पे जोर देती है जिसमें सारे ही जितने भी कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आराम से और प्यार से रहते हैं, ठीक है। तो वही सब हम देखें। इट इमर्ज स्ट्रांगली इन द लेट 20th सेंचुरी ड्यू टू। तो देखो ये कब इमर्ज हुआ, ये 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। बहुत सारी आइडियोलॉजी आपको 18, 20, 19 इसी सेम पीरियड में देखने को मिलती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा हर जगह रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के लिए हो रहे हों, चाहे वो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए हो रहे हैं, चाहे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए हो रहे हों, जब पूरे दुनिया में कॉन्शियसनेस का एक एरा आया, जब लोगों में एकदम बहुत ज़्यादा सोच बढ़ने लगी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तब लोग ना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने लगे। और जब बहुत सारे लोग एक टॉपिक पे मिलके सोचते हैं, उनके कुछ ओपिनियंस होते हैं, वही एक आइडियोलॉजी में तब्दील हो जाता है, ठीक। तो ये 21st सेंचुरी में आई थी, क्यों? क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल माइग्रेशन टू यूएस एंड यूएसए। तो देखो जब हम बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल माइग्रेशन की, तो जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपने
कहते हैं कि जो ब्रिटेन था अकेला उसने 22% ऑफ द वर्ल्ड को उसने कॉलोनाइज किया होता। सोचो 22% पूरे दुनिया को कॉलोनाइज करने का मतलब होता है बहुत बड़ी एक टेरिटरी को उसने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया था, ठीक है, जिसमें इंडिया भी एक उसको कॉलोनी थी अनफॉर्चुनेटली। तो क्या है कि जितने भी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ थे जिसमें स्पेन थी, पुर्तगीज़ थे और ये ब्रिटिशर्स थे, ये फ्रेंच पीपल थे, इन सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जगहों में क्या किया था, अपनी कॉलोनीज़ को बनाया हुआ था। लेकिन जब ये कॉलोनीज़ पूरे तरीके से ख़त्म हो गई या फिर कॉलोनीज़ के ही टाइम में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन बढ़ने लगा। माइग्रेशन कैसे बढ़ने लगा, अगर आपने ट्रेड के बारे में देखा हुआ तो किस तरीके से ये ट्रेड क्या करते थे, जो प्लांटेशन ये क्या करते थे अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में ये जो इंडिगो है और ये जो और भी सारी खेती हैं जिसको हम कैश क्रॉप कहते हैं, जिस इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, ठीक है। ओपियम, हाँ ओपियम है, इंडिगो, इन सारी की चीज़ों की क्या होती थी, खेती हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे वो बड़े बड़े शिप में इन सारे स्लेव्स को भर भर के ले जाया करते थे और प्लांटेशन जो है चीज़ वहाँ पे जाके उन्हें छोड़ दिया करते थे। वहाँ वो लोग काम किया करते थे और टाइम के साथ साथ क्या हुआ, वहाँ पे उनकी फैमिली बन गई। पहले तो एज अ वर्कर रहे, लेकिन वहाँ पे स्ट्रगल हुआ, लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, अपने आप को फ्री किया। तो उनका ये नहीं था कि हम अब फ्री हो गए तो अपने देश वापस जाएं। उन्होंने वहीं पे सेटलमेंट्स बना लिए, वहीं पे रहने लगे और बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि उन लोगों ने खुद अपने मर्जी से वापस आना नहीं चाहा। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी डिबेट पूरे दुनिया में खड़ी हो गई कि ये जो अदर कल्चर के लोग आके हमारी टेरिटरी पे रह रहे हैं, जो अदर कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, सालों से सदियों से रह रहे हैं, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें, हम उनके साथ किस तरीके से रहें, ठीक है। तो बोल सकते हैं इस चैलेंज में ये मल्टीकल्चरलिज्म इमर्ज हुआ। देन सेकेंड हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनल आइडेंटिटीज़। देखो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड, ठीक है। आज ऐसा कोई देश नहीं होगा या फिर कोई ऐसा आइलैंड नहीं होगा जहाँ पे लोग नहीं जाते हों, जहाँ लोग घूमते नहीं हों, चाहे अंडर वाटर हुआ, चाहे अबव द स्काई हुआ, सारी चीज़ लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये नहीं है कि कोई एक नेशन का कर रहा है, जिसको जहाँ मिल रहा है घूमने के लिए, जिसको जहाँ जाना है, जिसको जितने शौक मौज पूरे करना है, सारे लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं बनी हुई है, मतलब उनकी कोई ये नहीं है कि ये हिंदू लोग हैं तो ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, ये हमारी टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ग्लोबलाइजेशन ने मैन को सेंटर में रखा है, ह्यूमन बींग को एज अ कोर रखा है कि आपको ह्यूमन बींग्स के ही आगे पीछे क्या होगी, पूरी दुनिया घूमेगी, ठीक है। मतलब हमें एट लास्ट हमें क्या चाहिए, खुशी चाहिए। तो खुशी कैसे आएगी जब हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी, ठीक है। लिबर्टी में पूरी तरीके से होगी, इक्वालिटी होगी और हमारी किसी भी चीज़ को लेकर हमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाएगा या फिर हमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, तब हम अपनी लिबर्टी को पूरी तरीके से क्या कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर निकल कर आता है इसमें। देन हमें थर्ड देखने को मिलता है चैलेंजेस टू नेशन स्टेट होमोजेनिटी। और ये एक चैलेंज निकल का है किस तरीके से जो नेशन स्टेट्स होते हैं उनमें होमोजेनिटी थी, उसको लेकर भी ये चैलेंज आया कि मतलब जो जितने भी सारे नेशंस हैं उसमें एक ही तरह के लोग रहेंगे, दूसरे तरह के लोग नहीं रहेंगे या फिर उनका बहिष्कार करो। तो इसके चैलेंज में ये निकल कर है हमारा मल्टीकल्चरलिज्म, ओके। एंड इट प्रमोट रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, रिकॉग्निशन एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल गुड्स। तो ये क्या प्रमोट करता है, ये करता है रिस्पेक्ट, कि हमारे साथ आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उनके प्रति हमारी क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप किसी को सिर्फ इसलिए डोमिनेट नहीं कर सकते, किसी के साथ इसलिए भेदभाव नहीं कर सकते कि वो नीची कास्ट का है या फिर वो उसका कलर आपके कलर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, या वो बहुत गरीब है अमीर है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोगों में टॉलरेंस की भावना होनी चाहिए। टॉलरेंस का मतलब होता है आपके अंदर ना इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं आता है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है अगर आपके फेवर में कोई काम नहीं हो रहा है। मे बी आपको कोई काम बुरा लग रहा है लेकिन जो सामने वाले हैं उनकी ये नीड हो या फिर उनको ही ये काम अच्छा लग रहा हो, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ टॉलरेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। साथ में रिकग्निशन का मतलब होता है आप रिकग्नाइज करो कि हाँ ये लोग क्या है, हमसे थोड़े से डिफरेंट है, तो उनको सोसाइटी में रहने दो, सोसाइटी में वही रिस्पेक्ट, वही उनको सब चीज़ें दो जो आप अपने लिए चाहते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ये तो चाहते हो हमें खूब रिस्पेक्ट मिले, हमारा बहुत ज़्यादा नाम हो, हमें फेम मिले, ठीक है, लेकिन सामने वाले को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, उसको बाहर ही नहीं आने दे रहे हो। तो अपनी जो सोच है, ये मेंटलिटी हो जो आपकी बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है, उसको थोड़ा सा खोलो, ठीक है। मतलब बढ़िया सोचो, अच्छी डायरेक्शन में सोचो। एंड द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल गुड्स, और ये बात करते हैं कि सारे लोगों को क्या होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, कहीं के भी ग्रुप के हों, ठीक है। कोई से भी ग्रुप से वो लोग बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सारे लोगों को क्या होना चाहिए, इक्वल
ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये सब कौन कहता है, ये मल्टीकल्चरलिज्म वाले कहते हैं। देन इसमें सेकंड हम मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, क्या इसकी मीनिंग्स है और उनकी डेफिनेशन क्या है। तो मीनिंग को सबसे पहले यहाँ देखेंगे, कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर्स इन अ सोसाइटी विद इक्वल रिकग्निशन। तो इनका मानना है कि जितने भी कल्चरल पीपल हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं उनकी सबकी इक्वल रिकग्निशन होनी चाहिए। अब देखो कैसे होना चाहिए, हम इंडिया का पर्सपेक्टिव ही लेंगे पूरा थ्रू आउट इस पूरे आइडियोलॉजी में, क्योंकि आप उससे बेहतर समझ सकते हो। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो हिंदूज़ लोग हैं वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। लेकिन आप हिंदू के अंदर भी देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आप बंगाली हिंदू को बहुत ज़्यादा अलग देखोगे जो दिल्ली में हिंदू रहता है, या फिर आप जो केरला में हिंदू रहता है वो बहुत ज़्यादा अलग प्रैक्टिसेस करता है, जो हिंदू कहाँ रहता है, जो मेघालय में रहता है। तो ये सारे क्या हैं, विद इन हिंदू बहुत ज़्यादा सब ग्रुप्स बने हुए हैं। इनकी क्या है, आइडेंटिटी अलग है, इनके सारे कस्टम्स अलग हैं, इनके ट्रेडिशन रिचुअल्स अलग हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि उन सबको एकदम हिंदू ही कंसिडर कर लो, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ है। आप उनको रिकॉग्नाइज करो, उनको देखो, अच्छा इनकी प्रैक्टिसेस अलग हैं तो उनकी प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व रहने दो, ठीक है। उनकी प्रैक्टिसेस को आगे आने दो। लोगों से इंटरेक्शन के थ्रू पता होना चाहिए कि अच्छा वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस फेस्टिवल को ऐसे मना रहे हैं तो वो लोग कैसे मना रहे हैं। तो हर चीज़ को क्या होना चाहिए, इक्वल रिकग्निशन होनी चाहिए, कोई किसी को दबाएगा नहीं। अगर हमारे यहाँ दिवाली मन रही है तो मुसलमानों की ईद पर भी कोई बवाल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम दिवाली मना रहे हैं तो वो हमारे साथ कोई दंगे फसाद नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से जब सिख लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लोहड़ी वगैरह खेल रहे हैं, तब भी क्या होना चाहिए, जो और कौन से मैं जानती हूँ, और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने वाइन वगैरह पी रहे हैं, फ्राइडे नाइट होता है उनमें, पता नहीं क्या होता है, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने किसी, हाँ क्रिसमस पे पी रहे हैं, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को एक सोसाइटी में क्या होना चाहिए, रिकग्निशन मिलना चाहिए। वो जिस भी सेट को फॉलो करना चाहें, जैसे भी रहना चाहें, जैसी भी सोच रखना चाहें, हमें सबको क्या करना चाहिए, उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए एज अ गुड सिटीजन, ठीक है। फिर इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो अलग अलग इसमें भी मल्टीकल्चरलिज्म में बहुत अलग अलग थिंकर्स आए हैं जिन्होंने अपनी तरीके से अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें भिखू पारेख देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म इज ऑल अबाउट द लेजिटिमेट पब्लिक रिकग्निशन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। इनका मानना है कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है, ठीक है, उसकी जो भावना है या फिर वो कब तभी लेजिटिमेट हो सकती है या फिर तभी स्थापित होती है जब वहाँ के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो इनको रिकग्नाइज करे, ठीक है। ये हो सकता है। अब मान लो कल को ना नरेंद्र मोदी ने एक फरमान जारी कर दिया। फरमान का मतलब होता है लॉ कोई पास कर दिया, ठीक है। मेरा मतलब वो नहीं है कि इन सेंस के फरमान कुछ और चीज़ होती है, मैंने ऐसे देखा है। तो उन्होंने बोल दिया कि आज से ये होगा कि जितने भी सारे लोग रह रहे हैं इस टेरिटरी के अंदर, वो सारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे, सारे लोग क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से रहेंगे, कोई किसी के फेस्टिवल में टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि बस स्टिक कर दिया, वहाँ पे बाहर बोर्ड लगा दिया उसके, और सारे लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारी नेशन की पब्लिक है, जो हमारे भारत की जो जनता है, वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। वो क्या कर रही है, वो फिर भी दंगे कर रही है, वो गलत गलत टिप्पणी कर रही है, कोई हिंदू के बारे में गलत बोल रहा है, कोई मुसलमान के बारे में गलत बोल रहा है। तो इनका जो भिखू पारेख का सीधा सा कहने का मतलब है कि जो मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया आता है, जब सबको टॉलरेंस का जो आइडिया आता है, वो इंसानों से आता है। मतलब जब तक पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हाँ हमें टॉलरेंस के साथ रहना है, इक्वल ट्रीटमेंट देना है सारी सोसाइटी को, तब तक कोई रिकग्निशन नहीं हो सकता। तब तो स्टेट कहते चिल्लाता जाए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं हो सकता। ये आपके अंदर से आएगा, ठीक है। अगर जितने भी लोग पढ़ रहे हो, अगर आप ही लोग क्या हो, दंगे करने लगोगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी भी नाम इस चीज़ पे, तो क्या होगा, आप उस चीज़ को नहीं फॉलो करोगे। चाहे सरकार चिल्ला चिल्ला के कहते हुए पागल हो जाए कि तुम ऐसा मत करो मत करो, लेकिन आपके अंदर ही अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो वो कभी भी चेंज एक नहीं क्रिएट कर सकती, ठीक है। तो भिखू पारेख का आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। दूसरा आपको चार्ल्स टेलर का मिलता है स्टेटमेंट, जो कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन एंड द डिग्निटी ऑफ माइनॉरिटी कल्चर। इनका मानना है कि जो रिकग्नाइज होनी चाहिए सारे कल्चर्स को, उनको बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के थ्रू होनी चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स उसको रिकग्नाइज करे सारी चीज़ों को। जो राजनीति कर रहे हैं लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के नाम पर कर रहे हैं, जाति के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन सारे नेशंस को, पूरे स्टेट्स को, या फिर किसी को भी जहाँ पे रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से कल्चरल आइडेंटिटी के लोग रह रहे हैं, क्या क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं और क्या क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें इन्हीं के साथ उन्होंने बोला है कि जो माइनॉरिटी कल्चर है, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी को अल्पसंख्यक कहते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, उनके जितने भी राइट्स हमें उन्हें क्या करना चाहिए, उनको डिग्निटी के साथ क्या है, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उनके राइट्स को हमें कभी दबाना नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो कम है। अब जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी है हमारे इंडिया में, बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटी रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, आपने देखा होगा, चाहे मणिपुर में ले लो, अरुणाचल प्रदेश में ले लो। तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट कर रहे हैं, उनके घरों में घुस जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। क्योंकि आप अगर देखोगे इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं
जो नेचुरल प्रैक्टिसेस करती हैं, जो नेचर की पूजा करती हैं, वो हमारे जो गॉड हैं, जो हमने आइडल बना रखे हैं, उनको पूजती ही नहीं है। वो अभी भी पहाड़ पत्थर इन सारी चीज़ों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन हमारी सरकार या फिर हम लोग को ऐसा कभी नहीं हो जाना चाहिए कि उनके घर में जाके घुस जाए और दंगे फसाद करने लगे इस नाम पे कि आप हिंदू हो, हम भी हिंदू हो, तो आप हमारे हिसाब से चलो, ठीक है। ये हमारे अंदर होना चाहिए एक। और माइनॉरिटी के राइट्स को हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और यही इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया हमेशा डाइवर्सिटी के लिए जाना गया है। इंडिया में हर बार मतलब कहीं बात होती है तो ये होती है कि हर एक स्टेट से बदल के पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, कपड़े बदल जाते हैं और रहन सहन बदल जाता है। ये सब बातें हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती हैं, और ये आइडेंटिटी इसकी कभी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी थिंकर देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है विल किमलिका। इनका मानना है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरल राइट्स एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। ये माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के अगेंस्ट बात करती हैं। इनका कहती हैं जितने भी माइनॉरिटी हैं एक कल्चर में, एक सोसाइटी में, एक स्टेट में, उन सब के प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए। और ठीक है, और जितने भी जो कल्चरल राइट्स हैं जितने भी हैं, उनका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब सही सही से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उनसे बोल दिया कि आप ऐसा करो, आप ना कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करो लेकिन कुछ कुछ छोड़ो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनकी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या होना चाहिए, पूरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उनके कुछ कुछ राइट्स छीन लिए और कुछ पकड़ा दिए और बोल दे कि तुम लोग एडजस्ट करो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये विल किमलिका है, उनका स्टेटमेंट है। देन इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये कहाँ से निकला वो भी हम समझ लेंगे। रूटेड इन लिबरलिज्म, ह्यूमन राइट्स एंड पोस्ट वॉर डिकोलोनाइजेशन। जो कल्चरलिज्म का आइडिया है वो लिबरलिज्म से निकला है, ठीक है। जब आप लिबरल हो जाओगे, आपका लिबरल माइंडसेट से आते हो, तो आप सारे लोगों को क्या करते हो, इक्वल समझने लगते हो, सारे लोगों को एक्सेप्ट करने लगते हो इक्वली। ऐसा होता है, ठीक है। जब आप लिबरल होते हो ना, सबसे ज़्यादा अगर जो लिबरल माइंडसेट का इंसान होगा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, या फिर आप कौन से भगवान को मान रहे हो, कौन से भगवान को नहीं मान रहे हो, आप उसकी बात से कितना सहमत हो, कितने सहमत नहीं हो। उसको जो कहना होगा वो कह देगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि उसके पास लिबर्टी है कुछ भी कहने की, आपके पास भी है। तो ऐसे इंसान क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को भी बोलने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरे इंसान अगर किसी कल्चर को, किसी ट्रेडिशन को फॉलो करे तो वो कभी भी उसमें हर्डल क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लिबरलिज्म से निकला है, ह्यूमन राइट्स के साथ निकला है कि ह्यूमन के इतने राइट्स होने चाहिए। वो कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ घूमेगा, कहाँ सोएगा, वो उसके खुद के राइट्स होने चाहिए। वो कहाँ पूजा करेगा, किसकी पूजा करे, ये खुद के राइट्स होने चाहिए। तो यहाँ से भी हमारा मल्टीकल्चरलिज्म निकला है। साथ में हमें पोस्ट वॉर डिकोलोनाइजेशन देखने को मिलता है। जब सारे लोग क्या आते हैं, जितने भी कॉलोनाइजर्स थे, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, जितने भी लोग थे, वो अब क्या हो रहे थे, ये सारे नेशंस को इंडिपेंडेंट कर करके अपने देश जब वापस जा रहे थे, तो उन सारे देशों में इन सारी चीज़ों की मांग उठी कि हमें जब तक ब्रिटिश ने दबाया तब तक हमारे राइट्स को दबाया, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को छुपाया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए, उनके साथ उनका डिस्पोटिक रूल भी चला जाना चाहिए। तो इन्हीं के साथ हमें देखने को मिलता है कि मल्टीकल्चरिज्म इमर्ज होता है। एंड द सिविल राइट मूवमेंट 1980s में यूएसए में होता है। बहुत बड़े सिविल राइट मूवमेंट होता है ये, ठीक है। सिविल राइट का मतलब होता है जो ह्यूमन बींग्स को बेसिक राइट दिए जाते हैं। तो उन सारे राइट्स में ये सारे राइट्स भी मैंशन किए गए थे कि जो उसके पर्सनल राइट्स हैं उन पर कोई भी क्या नहीं करेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा, उन पर ज़बरदस्ती ये नहीं थोपेगा कि आप हमारे हिसाब से करो, हमारे हिसाब से नहीं करो, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड द इमिग्रेशन इन यूरोप, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। और इसी के साथ क्या है, जब हम इमिग्रेशन देखते हैं यूरोप से, चाहे यूके से देखते हो, फ्रांस से देखते हो, जर्मनी से हो, जब लोग इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हुए, ठीक है। यूके के लोग इंडिया में आए, तो जो इंडियंस थे वो क्या हुए, यूके के लोगों से थोड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उनके कल्चर को जाना। तो ऐसा नहीं कि वो हमसे बिल्कुल कल्चर डिफरेंट करते थे तो हमने एकदम से भगाना उन्हें शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा नहीं किया कि जैसे हम डिफरेंट कल्चर फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया हो, या फिर हम लोग कहीं मूर्ति पूजा निकाल रहे हो, या फिर वो होता है ना राम बारात जैसा, तो मूर्तियाँ वगैरह तोड़ दूँ। ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमने हिंदुओं के साथ या मुसलमानों के साथ ऐसा किया तो ये भारत वाले लोग मिलकर हमारी ऐसी चटनी बना देंगे, फिर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा बिना चप्पल के, ठीक है। तो इसलिए ये लोग डरते थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के, ये जो डेवलप नेशन थे वो बहुत ज़्यादा, इन्होंने जब कॉलोनी बना ली थी और इधर उधर जा रहे थे, घूम रहे फिरते, तो लोग और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ ना बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा लिबरल माइंडसेट लेकर आए थे। क्योंकि आप देखोगे यूके वाले हैं, फ्रांस वाले हैं, इन्हीं के यहाँ पे ये सारे लोग पैदा हो रहे हैं। चाहे आप जॉन लॉक की बात कर लो, चाहे अरिस्टोटल हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे कोई भी हो, जेरेमी बेंथम हो, एडम्स में, तो ये सारे यूरोप से रिलेटेड, यूरोप के हैं, ठीक है। इन्होंने ही सब में हर चीज़ फैलाई, ह्यूमन राइट्स इन्होंने फैलाए हैं, लिबरलिज्म की बात इन्होंने की है, सोशलिज्म की बात इन्होंने की है, कम्युनिज्म की बात इन्होंने की है। मतलब इन्होंने, इनका जो आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हो प्रेजेंट पूरी दुनिया में, तो सब इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने पूरे दुनिया को कॉलोनाइज किया था और कुछ कुछ अपने फिर कंट्रीब्यूशन भी दिए थे, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिजिनस राइट्स इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जो इंडिजिनस पीपल होते हैं, इंडिजिनस पीपल का मतलब होता है जो वहाँ पे लोकल लोग होते हैं, उनके राइट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड उठी थी कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। तो इन्हीं के साथ साथ क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म की डिमांड भी उठी थी। ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट और द पॉलिसीज, कनाडा ने 1971 में ऑफिशियल मल्टीकल्चरल पॉलिसी को क्या किया, लागू कर दिया था कि मतलब इस देश में जितने भी लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, आराम से सब एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, जिसको जो प्रैक्टिस करना है, जो रिलीजन फॉलो करना है वो करेगा, कोई किसी के इन सारी प्रैक्टिसेस में हर्डल क्रिएट नहीं करेगा, कोई आगे नहीं आएगा और कोई एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा। ये कब किया था, 1971 में। उसी के बाद 1973 में ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या किया, डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। उन्होंने बोला जितने भी डाइवर्स कल्चर के लोग आ रहे हैं, चाहे वो इंडिजिनस लोग हों, चाहे कहीं से माइग्रेट करके आ रहे हों, चाहे किसी ने यहाँ से वीज़ा लिया हो, चाहे यहाँ की सिटीजनशिप ली होगी, हमें उन सब की डाइवर्सिटी को क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है और रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो इस तरह की बात कौन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं। जितने भी आप डेवलप्ड नेशन देखोगे, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस, कनाडा हो गया, तो इन सब में मल्टीकल्चरल बढ़िया तरीके से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे सारे तरह के लोग रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरीके के लोग रहते हैं और यहाँ की सरकार ने भी उनके राइट्स को क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, और यही होना भी चाहिए। इसके की फीचर्स हम जान लेंगे, इनके क्या की फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी, एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। तो इनका मानना है जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितनी विविधता है लोगों में, लोग हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। ठीक है, मैं हिंदू हूँ बट मैं फिर भी मैं आइडल वर्शिप नहीं करती हूँ, हमारे घर पे कोई मंदिर वगैरह नहीं है, पूजा पाठ नहीं होती है बिल्कुल भी, लेकिन स्टिल हम में क्या है, हम हिंदू हैं। ठीक है, एज अ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ हिंदू, तो मैं अपने आप को हिंदू बोलती हूँ, लेकिन ये है कि मेरी प्रैक्टिसेस और सारे लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉड मानती हूँ जो फॉर्मलेस है, इस तरह की बातें करती हूँ, लेकिन मुझे विद इन द सेट ऑफ हिंदूज रखा जाता है। तो इनका जो मतलब है, जो डाइवर्सिटी है हमारी, उनके चाहे वो इथनिक बेसिस पे हो, चाहे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, मतलब चाहे भाषा पे हो, चाहे मैं हिंदी बोलती हूँ, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, तो ये इस लोगों पे कभी भी थोपनी नहीं चाहिए। अभी आप प्रेजेंट डे देख रहे हो, महाराष्ट्र में कितना बेकार सा बवाल चल रहा है कि महाराष्ट्र में रहना मराठी बोलो। ये एकदम घटिया माइंडसेट वाले लोग होते हैं। ठीक है, जिन्हें पता ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उन्होंने कभी अपने गांव के बाहर कुछ देखा नहीं, जो कुएं के मेंढक होते हैं ना, वो उस तरह की बातें करते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी किसी को दबाया जाता है। तो ये कहते हैं इनको रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, मतलब इनके साथ रहो और आपको देखो कि आपके देश में इतनी डाइवर्सिटी है और आप इन डाइवर्सिटी के साथ रह रहे हो, तो आपको ये यूनिक बनाती है। साथ में रिलीजन की बात करते हैं कि जिनके धर्म अलग हैं, चाहे सिख है, ईसाई हैं, जाट हैं, कोई भी हैं, सारे लोग मिलजुल के रहे। और कल्चरल प्लूरलिज्म की बात करते हैं, मतलब कल्चर के विद इन भी क्या है, लोग डिफरेंट सेट ऑफ प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका भी हमें क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दूसरा, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे बात करते हैं, जिसमें ऑल ग्रुप ट्रीटेड फेयरली। इनका कहना है कि जितने भी ग्रुप हैं उन सब के साथ, उनके सब के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की एक हमें एक्सप्रेशन होना चाहिए टुवर्ड्स देम। ठीक है, किसी के साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। देखो, सरकार नहीं करती है, जब वो जॉब निकालती है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो सरकार ये निकालती है कि हिंदुओं के लिए 2 हैं, 3 और 3 सीट मुसलमानों के लिए ये है, वो नहीं, क्योंकि सरकार को क्या करना है, वेलफेयर करना है। देखो, सारे भी डेवलप्ड नेशन बने हैं जितने भी हमारे अभी देखने को आपको मिलते हैं, चाहे अमेरिका ले लो, यूएस ले लो, यूएस अमेरिका की बात है, ये सारे नेशन ने, पता है, मल्टीकल्चरलिज्म हो गया, रिलीजियस टॉलरेंस हो गया, लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन हो गया, इन सारी चीज़ों को ना एकदम साइडलाइन किया हुआ है। मतलब इनका ये लड़ाई नहीं होती है इन लोगों में, इनकी कंट्री में, कि हमें ये दो वो दो। इनकी लड़ाई पता है क्या होती है, कि हमारे राइट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन उसकी होनी चाहिए एनवायरनमेंट की, हैप्पीनेस इंडेक्स में ये पहले नंबर पे आनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं। और हमारे इंडिया में आप देख सकते हो कि हम लोग प्रेजेंट डे किन किन चीज़ों के लगते हैं, कितने फालतू फालतू मुद्दों के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं। ठीक है, देन ये थर्ड बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट। इनका मानना है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके प्रोटेक्शन तो हो रही है राइट्स में, ठीक है, लेकिन जो माइनॉरिटी हैं, जो बेचारे बहुत ज़्यादा कम है नंबर में, उनकी भी प्रोटेक्शन किसे करनी चाहिए, स्टेट को करनी चाहिए, जिसमें आप लीगल, पॉलिटिकल, सोशल सेफ गार्ड्स के थ्रू उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एंड डायलॉग एंड इंटीग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज विदाउट एसिमिलेशन। इनका कहना है कि जो कल्चर है, जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, वो एक दूसरे से क्या हो, इंटरमिंग्ड हो। मतलब इनका मानना है हम लोग जो हिंदू हैं वो मुसलमानों से भी मिला करें, सिख से मिला करें और क्रिश्चियंस लोगों से भी मिला करें, लेकिन इसका एसिमिलेशन ना हो। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि कोई किसी को कन्वर्ट ना कर ले। ठीक है, पूरी तरीके से घुल मत जाओ, अपनी जो आइडेंटिटी है वो मत खो। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताऊँ, एक बोल है, ठीक है,
एक बड़ा सा आपने लिया, उसमें आपने छोटे छोटे पीसेस डाले हैं टमाटर के, छोटे छोटे पीसेस डाले हैं गाजर के, छोटे छोटे पीसेस डाले हैं किसके, मटर के, और उसको इकट्ठा करके आपने एकदम खूब हिलाया, खूब हिलाया, ढंग से चला दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। और मिक्स करने के बाद आपने क्या किया, आपसे कोई बोले कि नहीं सेपरेट करो, तो आप हैंड पिकिंग मेथड थे तुरंत ही उसको सेपरेट कर दो, उंगलियों से उठाओगे मटर के दाने उसे अलग कर दोगे, और उठाओगे गाजर के दाने उसको अलग कर दोगे, ठीक है। और बचा किस बोल में, क्या बचा, टमाटर। तो इसको कहते हैं बेस्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल जो मुझे अभी आया अचानक से, पता नहीं, तो वही। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन सारी सब्जियों ने क्या किया, जो टमाटर थे उनसे मिले, उनसे इंटरेक्शन किया, ठीक है, इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन एसिमिलेशन नहीं हुआ। एसिमिलेशन का मतलब तो उनमें पूरी तरीके से डूब जाना, जिससे हम अलग ही ना कर पाए, ठीक है। तो अपनी जो यूनिकनेस है, चाहे कल्चर की है चाहे रिलीजियस की, वो हमेशा बना के रखनी चाहिए। तो ये बात कौन कहते हैं, डायलॉग और इंटीग्रेशन के थ्रू कहना चाह रहे हैं मल्टीकल्चरलिज्म वाले। देन इसमें नेक्स्ट आ जाता है चैलेंजेस टू यूनिवर्सलिज्म, रिजेक्ट वन साइज फिट ऑल आइडेंटिटी। और इनका मानना है जो यूनिवर्सलिज्म का आइडिया है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हैं। यूनिवर्सलिज्म का आइडिया ये कहता है कि सारे ह्यूमन बींग्स दुनिया में एक जैसे हैं, उन्हें एक तरीके से रहना चाहिए, एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करनी चाहिए, उन्हें मटेरियल वर्ल्ड की तरफ भागना चाहिए, उन्हें अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देना चाहिए अगर उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो ये क्या है, यूनिवर्सलिज्म को एकदम से चैलेंज करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो हमारी आइडेंटिटी वो तो कभी मत खो, ठीक है। इस तरीके की बातें ये करते हैं सारे। फिर उसके बाद हम इसमें मेजर थिंकर्स को हम देख लेंगे, कौन कौन से थिंकर्स हो जो इस तरीके से बातें करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चार्ल्स टेलर आ जाते हैं, जिनका है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट फॉर द आइडेंटिटी, ठीक है। इनकी बुक्स वगैरह सब आपको याद होनी चाहिए। तो इनकी पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन में ये कहते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर द आइडेंटिटी, जितनी भी आइडेंटिटी हो उन सब की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब जैसे कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा ब्लैक पीपल रहते हैं, काले श्वेत जिनको कहते हैं, श्वेत तो वो होते हैं वाइट पीपल, लेकिन जो काले होते हैं वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, उनके साथ ना बहुत सालों से डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत सालों से। उनको ये समझ लो, उनका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उसके भी 40-50 साल बाद उन्हें इक्वल राइट्स दिए गए थे। तो इनका मानना सिर्फ यही है कि सारी आइडेंटिटीज़ हैं जितनी भी आपके नेशन में रह रही हैं, उन सबके क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो चार्ल्स टेलर कहते हैं। दूसरे विल किमलिका है, जो कह रहे हैं कि एडवोकेट ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। इनका मानना है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनके क्या है, जो अलग अलग राइट्स हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे राइट्स कुछ और हो सकते हैं, हो सकता है जो सिख लोग हैं उनके राइट्स कुछ और हो सकते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं उनके राइट्स कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे राइट्स को क्या करना चाहिए, एडवोकेट करना चाहिए, ठीक है। सबकी बात सुनी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सबको इग्नोर कर दिया और सबको एक एम्बिट में लेकर आ गए और एक जैसे रूल्स बना दिए और कह दिए जाओ तुम, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ठीक है। और ये मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप की बात करते हैं, मतलब हर इंसान अपने आप में अलग है, हर इंसान की आइडेंटिटी अलग है, वो कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, तो उसकी सिटीजनशिप को भी एज अ रिकॉग्निशन देनी चाहिए। जैसे कार्ड पे लिखा होता है ना कि नेम ऐसे सारिका और धर्म हिंदू, इस तरीके से एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए उसका, कि नेम ये, उसका धर्म मुसलमान ये, इस तरीके का आप रिकॉग्नाइज करो। ये विल किमलिका का स्टेटमेंट है। देन अगेन हम बिकू पारेख को देखेंगे, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एम्फोसाइज कल्चरल डायलॉग एंड द म्यूचुअल लर्निंग। इनका मानना है कि हमारे क्या होना चाहिए, कल्चरल डायलॉग होने चाहिए, एक दूसरे से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करने चाहिए, ठीक है। और म्यूचुअल लर्निंग होनी चाहिए। देखो जब आप किसी को जानते हो, किसी से बातें करते हो, तो आपको ना उसके उसके प्रति आपने जितने भी स्टीरियोटाइप बना रखे हैं, स्टीरियोटाइप या प्रेजुडाइजेस बना रखे हैं, जो गलत गलत अवधारणाएं हैं आपके दिमाग में, वो ख़त्म हो जाती हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर जितने भी मुसलमान लोगों से नफरत करते हैं, हिंदू लोग जितने भी कट्टर हिंदूवादी बनते हैं, अगर वो उन लोगों से, मुसलमानों से बात करना शुरू कर दें, उनकी चीज़ों को जानना शुरू कर दें, और जो उन्होंने मिसकंसेप्शन उनके बारे में बनाए हुए हैं कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, एक बार उनके पास जाके पूछ बैठें, उन चीज़ों पे डिस्कस करें, तो मैं 100% श्योर हूँ कि उन लोगों के मन में ना बहुत सारे डाउट हैं, वो बहुत ज़्यादा हट जाएंगे, ठीक है। और ये सरकार इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं, वो कभी भी इन ग्रुप्स को एक नहीं होने देती हैं, पास नहीं आने देती हैं, पास नहीं बैठने देती हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब ये पास हो गए तो इनमें क्या होगा, ये रिलीजन के मुद्दे को छोड़ के जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन सब की डिमांड करने लगेंगे। और जब अगर इन सब की डिमांड करने लगेंगे तो वहीं सरकार फेल हो जाएगी और इनकी सरकार बन नहीं पाएगी। तो हमेशा याद रखना, जो रिलीजन होता है वो बहुत बड़ा एजेंडा होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। देन इसमें आयरिश मॉरिंग यंग आ जाते हैं। उनका मानना है पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, स्ट्रक्चरल इनजस्टिसेस मस्ट बी एड्रेस। इनका मानना है, देखो ये पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, ये भी आपको याद रखना है, ये किसका कॉन्सेप्ट है। तो उनका मानना है जो स्ट्रक्चरल इनजस्टिस दी गई है, जितने भी लोग हैं, जैसे इन स्ट्रक्चर इन क्या बोल रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर्स हैं जितने भी क्रिएट हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे समाज में, उन्होंने लोगों को क्या किया, इनजस्टिस कर दी है, ठीक है। अब कैसे किया, अब अगर आप देखोगे तो हमारे भारत में ना जो जाति व्यवस्था है वो सदियों से चली आ रही है, बहुत सदियों से चली आ रही है। हम ऊंची जात में हमारे लोग
शादी नहीं करते नीचे जात वालों से, उनके पास बैठते नहीं हैं, उनका खाते नहीं हैं। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा ख़त्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज में इतना तरीके का स्ट्रक्चर बन चुका है, इतना रिजिड हो चुका है कि कोई भी इंटर कास्ट मैरिजेस करता है भाई, उसमें 90% चांसेस होते हैं लड़का लड़की को मार ही देते हैं घर वाले, अगर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से आते हो, खास करके ये गाँव वगैरह देहात से आते हो। मैंने ऐसे बहुत केसेस सुने हुए हैं। फिर यहाँ पे जेम्स ट्यूली आ जाते हैं, वो कहते हैं एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ इंडिजिनस पीपल। ये एक कदम और आगे बढ़ के ये कहते हैं कि जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी हमें सहायता लेनी चाहिए। उस संविधान में हमें ऐसे प्रोविजंस डालने चाहिए, ऐसे लॉ डालने चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए सारे लोगों क्या करेंगे, हम टॉलरेंस लाएंगे, रिस्पेक्ट लाएंगे, इक्वल ट्रीटमेंट लाएंगे। क्योंकि जब कोई बात लॉ में लिखी होती है, एक्ट में लिखी होती है, तो वो थोड़ी ज़्यादा क्या करती है, थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट रखती है, या फिर लोग उसको मानने के लिए फिर भागते हैं। क्योंकि आप उसको नहीं मानोगे, लीगल कोई प्रोविज़न नहीं होगा तो आप बिल्कुल ही मानोगे, और अगर ऐसी ही कोई चीज़ है तो आप उसको ऐसे हवा में जाने दोगे। इसलिए ये कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ के आप क्या करो, इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश करो। तो इसी डायरेक्शन में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। हमने मल्टीकल्चरलिज्म को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला हम देखते हैं लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म। देखो नाम से ही आपको पता लग गया होगा, लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म की बात कर रहा है। तो लिबरल में क्या क्या बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो ये कहते हैं कि सारे इंडिविजुअल्स के जो राइट हैं उनको रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, सारे इंडिविजुअल्स के, ठीक है, जो भी मनुष्य है, मनुष्य ही मान लो उसको सेंटर में, उसकी मत मानो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सिर्फ मनुष्य मानो। तो उसके राइट्स को क्या करो, आप प्रोटेक्ट करो, ठीक है। टॉलरेंस हो सबके अंदर, और क्या हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई किसी को क्या करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे किसी भी बेसिस पे। तुम औरत हो, हम आदमी हैं, तुम छोटी जात के हो, हम बड़े जात के हैं, तुम काले हो, गोरे हैं, तो इन सारे बेसिस पे कोई किसी को क्या ना करे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। ये कौन कहता है, लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म वाले कहते हैं। जिसमें दूसरे हमें मिल जाते हैं प्लूरलिस्ट मल्टीकल्चरलिज्म वाले, वो कहते हैं इक्वल एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल कम्युनिटी। मतलब जो इतने भी कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं उनका इक्वली एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मैटर नहीं करता वो थोड़े कम हैं, हम थोड़े ज़्यादा हैं, सारे लोग क्या करें, इस अर्थ को शेयर करें, बाउंड्री को शेयर करें, टेरिटरी को शेयर करें और नेचर को शेयर करें। आज इंडिया में इतने सारे डाइवर्स कल्चर के लोग रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, सारे लोग मज़े से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हालात कभी कभी ऐसे बन जाते हैं, अभी तो आप फिलहाल इंडिया में बहुत देखते हो उस तरीके के हालात, लेकिन मैं पहले की बात बता रही हूँ। मतलब ये तो कोई मुद्दा आता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा कम मुद्दा उठता था कि हम इस धर्म के हैं, वो धर्म फॉलो नहीं करेंगे, या फिर जो हमारे पड़ोस वाले कोई रह रहे हैं वो उनसे हम बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हो रहे हैं कि उनके घरों में, उनकी मस्जिद मंदिरों में पत्थर वत्थर फेंक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में से निकलनी चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। फिर देन हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म। ये थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, ये हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ की बात करता है, ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करता है। अब ये ग्लोबल लेवल पे बात करता है, कैसे, आप सिर्फ अर्थ को देखो, ठीक है। अभी हम एक नेशन की बात कर रहे थे, एक कंट्री की बात करते, ये पूरे अर्थ की बात कर रहा है। ये कह रहे हैं जिस पृथ्वी पर जितनी भी कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनको तुम किस तरीके से देखो कि इनकी आइडेंटिटीज़ डिफरेंट है, ठीक है। एक तो ये बहुत ज़्यादा अपोजिट व्यू है, आप अगर देखोगे उसके डेवलपमेंट की, क्योंकि डेवलपमेंट का एक कोर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सारे लोग एक जैसे हैं, उनको एक जैसा समझो, ठीक है। उनको ऐसा बनाओ, ऐसा समझो कि सबका आपको विकास करना है, सबको साथ लेके चलना है, सबको अगर पानी की टंकी लगानी है तो सारे के घर में लगानी है, और अगर सब सारे लोगों को घर देना है तो एक जैसे देना है, तो इस तरीके की बात करता है। लेकिन वहीं पे आप कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म की बात करोगे तो ये कहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे सारे जो सिटीजन्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, और उनकी आइडेंटिटीज़ भी डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट सोच से आते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होने किसी चीज़ को लेके, तो उन सारी चीज़ को आप रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं ये, ठीक है। देन उसमें हम फोर्थ देखेंगे क्रिटिकल मल्टीकल्चरलिज्म। इनका मानना है एग्जामिन्स पावर हायरार्की चैलेंजेस स्ट्रक्चरल डोमिनेशन। तो ये क्या करते हैं, जितने भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं समाज में उन सबको क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हैं, और उसको क्या करते हैं कि आप देखो, आप पर्टिकुलर चीज़ अगर कई सालों से होती आ रही है तो ये चीज़ें गलत हैं। चाहे आप पैट्रियार्की का एक बहुत बड़ा एग्जांपल देख लो, तो ये बहुत ही एकदम खौज रूट है कि हम लड़कियों को आगे नहीं आने दे रहे हैं, पूरा बर्डन हम एक मेल पे डाल दे रहे हैं। देखो पैट्रियार्की मेल जो थे पहले, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन अब वही उनको खा रही है अंदर ही अंदर से। क्यों? क्योंकि गर्ल्स की अब एक वो हैबिट बन गई है चीज़ों को मांगने की। पहले वो मांग नहीं सकती थी तो वो मार पीट के, उन्हें कूट काट के वहीं पर उतना ही थोड़ा सा पकड़ा के उन्हें खुश कर दिया करते, फिर अपने ऐश करते थे। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन
इस्टेब्लिश हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे लोगों को इक्वल राइट्स दिए हैं, तो जो विमेंस हैं उनको भी इक्वलिटी मिल गई है। तो अगर वो अब डिमांड करती हैं ना, वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास चॉइस है कि वो बाहर जाके काम कर सकती हैं, अपनी लाइफ को खुद से बिल्ड कर सकती हैं। तो ये जो पेट्रियार्की वाले सोच वाले जितने भी लोग हैं या जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो अब घबरा गए हैं, वो थोड़े से इन्फीरियर स्टेज में आ गए हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जा रही हैं। तुम पहले क्या होता था कि उनकी डिज़ायर्स तो होती थी, लेकिन वो अपनी जो फीमेल काउंटर पार्ट है उसकी डिज़ायर्स को मार दिया करते थे। अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली बनना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे स्टेटस के बने हैं, जो तो हटो, ये कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, उसी में खुश रहो। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो मेरा मानना है कि जो पेट्रियार्की ना उसको कम्प्लीटली ख़त्म करो। ये भेदभाव तो एकदम से ख़त्म कर दो कि लड़का ही कमाएगा या लड़की ही कमाएगी, क्योंकि अगर 2 लोग हैं तो भाई एक बोझ क्यों उठाए। मुझे सिंपल से ये लगता है, तुम्हारे भी 2 हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, उसको भी 2 हाथ पैर दिए हैं, वो भी कमाए अपना पेट भरे, तुम अपना अलग पेट लेकर आए, वो अलग ले आए, तो तुम दोनों ही एक्टिविटीज़ करो। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग टॉपिक बन जाता है। देन इसमें कॉर्पोरेट मल्टीकल्चरलिज्म की बात निकल कर आती है, जिनका कहना है कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, यूज़ फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसमें होता है वर्क प्लेस में। तो कल्चरल डाइवर्सिटी हमें वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा क्या करनी चाहिए, समझनी चाहिए और लोगों से प्रोटेक्ट करनी चाहिए, मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करनी चाहिए आपस में एक दूसरे की। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, मल्टीकल्चरलिज्म एंड एसिमिलेशन। देखो एसिमिलेशन और मल्टीकल्चरलिज्म में क्या डिफरेंस है, तो ये समझेंगे। एसिमिलेशन का मतलब होता है माइनॉरिटी ग्रुप मस्ट अडॉप्ट डोमिनेंट कल्चर। जो माइनॉरिटी ग्रुप वाले होते हैं, मतलब जो संख्या में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो मेजॉरिटी वाले हैं, जो डोमिनेंट है, उनके ग्रुप को क्या करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। ठीक है ये कहते हैं एसिमिलेशन वाले। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो उनका मानना है कि हमने जिस तरीके से एक पानी है, ठीक है, पानी है, उसमें मैंने जो ड्राई कलर्स होते हैं, आपने देखा हो जो फूड कलर्स होते हैं, तो मैंने उसके 2 अलग अलग बॉक्स ले लिए हैं, ठीक है, वो रखे हूँ। उस पानी में मैंने क्या डाला, मैंने पहले रेड कलर डाल दिया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उसी पानी में ग्रीन कलर डाल दिया और उसको घुमा दिया, स्टर कर दिया पूरी तरीके से। तो पूरे पानी में ग्रीन और रेड कलर क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब आप उसको अलग नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे अलग नहीं कर सकते कोई, और बहुत ज़्यादा आप साइंटिफिक प्रोसेस में चले जाएं तो मे भी अलग कर सकते हो, लेकिन आपको उसको हैंड मैनुअली अलग नहीं कर सकते। तो यही एसिमिलेशन की प्रोसेस कहती है कि जितने भी माइनॉरिटी हैं, जो कम में है, वो मेजॉरिटी लोगों में ऐसे घुल मिल जाएं, इस तरीके से घुल जाए कि वो उनसे अलग ही ना हो पाए। ठीक है, तो यही होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट का मॉडल, जिसको यूएस ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, यूएस नहीं मानता कि तुम किस उससे डिनोट करते हो, किस आइडेंटिटी से आते हो, किस कल्चर से आते हो, किस रिलीजन से आते हो। यूएस का मानना है इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल, ह्यूमन मतलब ह्यूमन, उसको फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है तुम्हारे पीछे। उसी तरीके से इसका डिफरेंट हमें व्यू देखने को मिलता है मल्टीकल्चरलिज्म में, जो ये मानता है जो माइनॉरिटी कल्चर है वो प्रिजर्व रहना चाहिए। मतलब जिन्होंने माइनॉरिटी, भले वो माइनॉरिटी हैं, कम संख्या में है, लेकिन उनको भी अपने कल्चरल राइट्स का पूरा हक है, तो वो प्रिजर्व रहने चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, उनके पास इक्वल राइट्स भी होने चाहिए, जितने आपने मेजॉरिटी को दिए हुए हैं उतने ही माइनॉरिटी को भी राइट्स देने चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट होता है सैलेड बोल वाला। सैलेड बोल का मतलब होता है आपके घर आप सैलेड खाते हो खाने के साथ, तो खीरा रखा होता है, टमाटर होता है, बीट रूट होता है, उसमें कैबेज के पीसेस होते हैं, तो इन सबको आप अलग कर सकते हो। ठीक है, आराम से हटा दो सैलेड को, अगर बोल रख लो उसमें टमाटर को अलग हटा दो, और कुकुम्बर को अलग हटा दो, उसको अनियन को अलग हटा दो, सब चीज़ अलग हटा सकते हो और उन सबको एक साथ डाल भी सकते हो, ये है। लेकिन एसिमिलेशन में मैंने जो बताया आपको, आप वो कलर्स अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें पूरी तरीके से घुल गए हैं और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये कहता है मल्टीकल्चरलिज्म का और एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा हम इसमें देखेंगे मॉडल ऑफ कल्चरलिज्म का। तो इसमें पहला इन्होंने जो मॉडल दिया है वो है मोसैक मॉडल, जिसको कनाडा में फॉलो करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर। ये क्या करते हैं, इन्होंने सारे कल्चर्स को क्या कर रखा है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, मेल्टिंग पॉट का यूएस में होता है, इनका मानना है एसिमिलेशन इनटू वन कल्चर, मतलब सारे लोग एक ही कल्चर में घुल जाओ। और ये बात सही भी है, अमेरिका में आप देखोगे ना तो अमेरिकन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए हैं, सब लिबरल हो गए हैं, तो उन्होंने ना एक हैप्पी लाइफ, मटीरियलिस्टिक लाइफ को अपना लिया है और वो भूल गए हैं कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं। अब उनको ना वही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो उनके सामने दिखाई दे रही हैं। तो ये कहाँ पे फॉलो होता है, ये अमेरिका में होता है। फ्रेंच अगर रिपब्लिक की बात करें तो ये क्या करते हैं, लाइसाइट की पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। देखो लाइसाइट की पॉलिसी ये फ्रेंच में होती है, तो मैं बता देती हूँ उसको क्या मतलब है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है यहाँ पे। अब लाइसाइट का, सेकुलरिज्म को ही कहते हैं लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में लाइसाइट बोलते हैं इसको। तो उनका मानना है
कि जितना भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनसे रिलीजन को कम्प्लीटली अलग कर दो। मतलब सरकार कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके से धर्म के मामले में क्या नहीं करेगी, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। और धार्मिक जितने भी लोग हैं वो अपनी मर्जी से अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। हम उन पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, ना हम उनको प्रमोट करेंगे, ना हम किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर करेंगे, ना ही एक रिलीजन को बहुत ज़्यादा न्यूनतम उस पे ले आएंगे। ठीक है, जिसको जो करना है करो, हमारा उसका लेना देना नहीं। तो ये सेकुलरिज्म का क्या करता है, नोशन को अडॉप्ट करता है। देन उसमें इंडियन मॉडल देखें जिसमें यूनिटी, हम डाइवर्सिटी को देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्लूरलिज्म को देखते हैं। ठीक है, हम सारे लोग आराम से मिलकर रह रहे हैं। ठीक है, यूनिटी है स्टिल, अगर कोई हम पे आक्रमण करता है तो सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पे आप देखोगे तो सेना में कोई एक धर्म के तो है नहीं, है ना। देखा जाए तो एक बात मेरे दिमाग में आती है कि अभी प्रेजेंट अगर आप देखोगे इंडिया में तो मुसलमानों के प्रति थोड़ी सी नफरत है लोगों की। तो मुझे ऐसा इंसिडेंट क्यों नहीं देखने को मिलता या फिर कभी नहीं सुना कि जैसे हमारी दूसरे देश से लड़ाई हुई है, तो मान लो पाकिस्तान से ही हुई है, तो सारे लोग जैसे अभी कहते हैं कि जितने मुसलमान भारत के हैं पाकिस्तान भेजो, ये कर दो वो कर दो इनका। तो मुझे कभी ऐसे क्यों नहीं देखने को मिलता है या कभी सुनने को नहीं मिलता कि जैसे हमारी पाकिस्तान से लड़ाई होती है और हमारी जितने भी सेना आमने सामने होती है, तो जितने भी सेना में, भारतीय सेना में जितने मुसलमान होते हैं वो फटक से जाके पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता। मतलब तुम्हें इतनी ही नफरत है अगर इन मुसलमानों से, भारत के मुसलमानों से, या फिर उनके भारतीय होने पे इतना शक उठाते हो, तो ऐसे इंसिडेंट आपको क्यों नहीं देखने को मिलते कि वो पता लगे कि एकदम बॉर्डर पे खड़े हैं और वहाँ के जितने मुसलमान थे भारतीय, उन्होंने इतना धोखा दे दिया कि तुरंत अपनी गन्स लेके उधर साइड खड़े हो गए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो अपने नेशन को सबसे ऊपर रखते हैं, अपने भारत को सबसे ऊपर रखते हैं, और यही होना चाहिए। कभी भी आपको अगर देश और धर्म में से पहले चुनने को है, भाई अपने देश को चुनो। धर्म क्या है आप फॉलो कर लोगे। धर्म एक क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ज़िंदगी जीने का, मतलब एक ज़िंदगी आप कैसे गुजारोगे वो होता है। लेकिन अगर आपके पास नेशन नहीं रहेगा, टेरिटरी नहीं रहेगा, तो आपका धर्म भी कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता फिर। ठीक है, तो इंडियन मॉडल भी यहाँ पे हमने समझ लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे हम देखने वाले हैं क्रिटिसिज्म को हम डिफाइन करेंगे। क्रिटिसिज्म कैसे देखा गया है, लेड टू गेटोजाइजेशन। गेटोजाइजेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कम्युनिटी। इनका मानना है कि जो आपने इतना ज़्यादा मल्टीकल्चरलिज्म कह दिया है, इससे बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो जाएगा कम्युनिटीज़ में। मतलब कि बहुत ज़्यादा आप डिवीज़न नहीं कर रहे हो कि तुम ये ट्राइब्स हो, तुम अलग हो, हम अलग हैं, मुसलमान अलग है, सिख अलग है, कि तुम ऐसा मत करो। ये इसका निकल कर आता है क्रिटिसिज्म वैलिड है। ठीक है, दूसरा इसमें कहता है एनकरेज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ओवर नेशनल यूनिटी। ये कहते हैं कि नेशनल यूनिटी नहीं कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कैसे, आपने देखा होगा जितने भी यादव है सारे अखिलेश को वोट देते हैं, पूरे पूरे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जितने भी अपर कास्ट है वो मोदी को वोट देते हैं, जितने भी SC ST वाले हैं वो मायावती को वोट देते हैं। तो ये क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने एक कल्चर को पकड़ लिया है। ठीक है, उनकी नब्स पकड़ ली है कि इस ग्रुप के लोग हमें अलग पकड़ने हैं। और जब ग्रुप होने लगता है ना, ये ग्रुप अलग, वो ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, तो जब नेशनल यूनिटी की बात होती है तो वो लोग साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। तो ये वीकनेस है एक बहुत बड़ी, तो ये बात कहते हैं। देन नेक्स्ट ये देखते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है जस्टिफाई इलिबरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। इनका मानना है कि जितनी भी लिबरल प्रैक्टिसेस हैं वो ट्रेडिशन के नाम पे जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगी कि जो पेट्रियार्की है वो बहुत ज़्यादा कैसी कंजर्वेटिव टाइप की है। ठीक है, एक जेंडर को बहुत ज़्यादा हम वाह वाह कह कर उसको मस्त जिया, मतलब मस्त उठा रहे हैं समाज में, और खुद एक को पीटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, चाइल्ड मैरिजेज हो गई। तो इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। ये बात भी इनकी बहुत ज़्यादा वैलिड है। फिर नेक्स्ट निकल कर आता है क्रिटिक्स लाइक ब्रायन बेरी आर्ग्यू इट अंडरमाइंस द लिबरल यूनिवर्सलिज्म। जो ब्रायन बेरी हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप इतना मल्टीकल्चरलिज्म करोगे तो जो हमने लिबरल की पॉलिसी सबके लिए बनाई है, चाहे मैन हो गया, चाहे विमेन हो गया, चाहे छोटा बड़ा काला गोरा हो गया, तो वो सब्जुगेट हो जाएंगे। मतलब वो जो आइडियाज़ है वो नीचे आ जाएंगे और सबके आइडेंटिटी आइडिया बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं आपको ट्रू सेंस में बताऊँ ना तो हम सब मल्टीकल्चरलिज्म के एस्पेक्ट को खोते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, और ये बात सच है। हम कंजर्वेटिव जो हैं थे पहले बहुत ज़्यादा, हम वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं और थोड़ा हम लिबरलिज्म की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है यही सही है, यही हमारे लिए बेटर है, ये ह्यूमंस के लिए बेटर है। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड डिबेट्स लाइक मल्टीकल्चरलिज्म वर्सेस सिविक नेशनलिज्म की हमेशा होती ही रहती है। ठीक है, तो कभी आपके यहाँ हो तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें, मेरी वीडियो भी देख कर जाएँ क्योंकि आपको कई सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे इसमें से।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे मल्टीकल्चरलिज्म इन इंडिया। वेरी गुड। हाँ, अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्निशन दिया, ठीक है। हमारे भारत के संविधान ने, प्यारे प्यारे संविधान ने डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया है, जिसमें आर्टिकल 29 एंड 30 कहता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है। मतलब इस भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, किसी भी कल्चर के लोग रह रहे हैं, उनको राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी बाधा के, चाहे वो दूसरे लोगों से आ रही हो, चाहे वो सरकार से आ रही हो, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। साथ में एजुकेशन के भी राइट्स दिए गए हैं। उसी तरीके से आर्टिकल 350 में लिंग्विस्टिक राइट्स दिए गए हैं, जिसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की बात की गई है कि जितने भी लोग हैं हमारे भारत में जो बहुत ज़्यादा भाषाई क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा कम है, मतलब भाषा बोलने वाले कम है, उनकी भाषा को क्या करेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 25 और 28 कहता है रिलीजन की फ्रीडम होनी चाहिए, कोई कौन सा भी प्रैक्टिस करना चाहे धर्म, उसको पूरी तरीके से फ्रीडम होनी चाहिए, सरकार उसके बीच में नहीं आएगी और दूसरे लोग भी उसके बीच में नहीं आएंगे। मैं अपने घर में कुछ भी कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, भाई दूसरे घर वाले को क्या मतलब है। तुम मेरे घर में तोड़फोड़ करके नहीं घुस सकते, तुम मेरे घर में मुझसे नहीं कह सकते आके कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम ऐसे नहीं तुम वैसे करो। तो ये बिल्कुल भी क्या है, बहुत ज़्यादा बेबुनियादी और बेकार फिजूल की चीज़ें हैं। दूसरा, पॉलिसीज़ में हमें देखने को मिलता है तो उसमें रिजर्वेशन का सिस्टम हमें देखने को मिलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो माइनॉरिटी ग्रुप्स का। उस तरीके से हमें रिकॉग्निशन दिखता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का और पर्सनल लॉज का, ठीक है। हमारे भारत के संविधान में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है, जिसमें कई सारी हैं, चेक कर लेना। डिबेट्स हमें देखने को मिलती है सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के बारे में। ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर इंडिया में अब बात कर रही हूँ मैं 2025 में बात कर रही हूँ, तुम न्यूज़ चैनल खोलो, धर्म के नाम पे डिबेट होती रहती है पूरे के पूरे दिन, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती रहती है, माइनॉरिटी राइट्स की बात होती रहती है और रीजनल ऑटोनॉमी और नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती रहती है। तो ये थोड़े से डिबेट के टॉपिक है जो इन सारे मुद्दों को लेकर आते हैं, ठीक है। हमें सेकुलरिज्म अपनाना चाहिए कि हमें कम्युनलिज्म अपनाना चाहिए। कम्युनलिज्म का मतलब है जो सारी कम्युनिटीज़ अलग 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 हैं उनको अपने अपने तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। उन्हें अपने अपने ग्रुप्स बना लेने चाहिए, या फिर सबको ही पूरा इस तरीके से रहना चाहिए कि तुम अपने कुछ भी सोचते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी मानते हो, उसको अपने घर रखो, लेकिन तुम वैसे अगर पब्लिक स्फेयर में आते हो तो मैं एज अ लिबरल इंडिविजुअल ही आओ, ठीक है। तो ये सारी बातें ये लोग करते हैं। उसके बाद हम रिलेवेंस और देख लेते हैं 21st सेंचुरी में इसका क्या रिलेवेंस है, ठीक है। तो माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी के इशूज हमें देखने को मिलते हैं कि जितने भी लोग पूरी दुनिया में माइग्रेट कर रहे हैं या कहीं पे जाके शरण ले रहे हैं तो उनके इशूज़ हम देखने को मिलते हैं। कहीं कोई बड़ी सरकार या फिर कहीं दूसरे मेजॉरिटी ग्रुप वाले उन्हें डोमिनेट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर बात करो, जैसे मैंने एक कंट्री ले ली, चलो जर्मनी ले ली, मान लो जर्मनी में 100 लोग जर्मन्स हैं और उसमें 20 लोग इंडियंस पहुंच गए, तो सरकार ये देखेगी उन 20 लोगों को दबाया तो नहीं जा रहा है, कहीं उन 20 लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं किया जा रहा है कि तुम जर्मन बन जाओ तो हम इसे रहने देंगे। तो ये सारे राइट्स की बात करते हैं जिसमें यूरोप में और यूएसए में बहुत ज़्यादा डिबेट होती रहती है। फिर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं जिसमें ये ब्लेंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी होता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, लोगों की सोच को ब्लेंड कर दिया गया है। कुछ कुछ लोगों ने क्या किया है, इसी लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में अपने धर्म को छोड़ दिया है, अपने प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया है और दूसरे धर्म की चीज़ों को अपना लिया है। एंड द राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जेंडर, रेस, एथनिसिटी और रिलीजन के नाम पर क्या होता है, राइज हो रहा है पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की राजनीति करते हैं। एंड चैलेंजेस ऑफ पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म का मतलब होता है नेशनल बैकलैश अगेंस्ट मल्टीकल्चरलिज्म। मतलब अगर आपके नेशन में कभी भी बात आ जाए कि सारे भारतवासियों के एकदम से खड़े हो जाना है और तुमने मल्टीकल्चरलिज्म को इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया है, मान लो कि सारे लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि हम इस कम्युनिटी से, हम उस कम्युनिटी से, हमारे में ये मना है, हमारे में वो मना है। तो ये सारी चीज़ों से हमें एक कॉन्स्टेंट डर रहा रहता है कहीं लोग ही हमें हमारी पीठ पे चाकू न घोंप दें, ठीक है। इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स को डिस्कस कर लेंगे, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या है। तो उसमें चार्ल्स टेलर्स की हमें सबसे पहले बुक देखने को मिलती है मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, जो इन्होंने 1992 में लिखी है। दूसरी वेलकम लिखा की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यहाँ पे आपको बुक दिख रही है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ सकते, जिसमें मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप की बात करते हैं। बिगू पारिक बात करते हैं रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द पॉलिटिकल थ्योरी, 2000 में उन्होंने लिखी है। आयरिश मॉरिंगन ने लिखी है जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस और तारिक मसूद ने लिखी है मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ देख लेना एक बार। लास्ट में हम चैप्टर के ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं, जिसमें हम समरी देख रहे हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म का मानना है रिकॉग्नाइज करो चीज़ों को, जितने भी ग्रुप्स हैं आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करो, उनकी इक्वालिटी दो उन्हें जिस तरीके से तुम अपने लिए चाहते हो, साथ में रिस्पेक्ट करो उनकी, ठीक है। इसके मेजर थिंकल टेलर है, विल्किम लिका है, पारिक है, यूंग है, ठीक है। मॉडल्स वेर है, मोसैक जैसे कनाडा में चलता है, एसिमिलेशन यूएस में चलता है, लाइसेट की पॉलिसी फ्रांस में चलती है, प्लूरलिज्म की पॉलिसी इंडिया में चलती है, ठीक है। चैलेंजेस क्या आ जाते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का चैलेंज आ जाता है, रिलेटिविज्म कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। मतलब एक डर बना रहता है कहीं ये सारे ग्रुप्स क्या हो जाए, अलग अलग ना हो जाए और पूरी तरीके से नेशनल आइडेंटिटी ना खो दें।
ठीक है। एंड स्टिल रिलेवेंट इन टुडेज डिबेट ऑन माइग्रेशन, सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी। आज भी ये बहुत ज़्यादा टॉपिक रिलेवेंट रहता है, चाहे आप माइग्रेशन के ऊपर बात कर लो, सिटीजनशिप के ऊपर बात कर लो और डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर लो। नेक्स्ट हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। मल्टीकल्चरलिज्म सीक टू बैलेंस यूनिटी विद डाइवर्सिटी। जो मल्टीकल्चरलिज्म की पॉलिसी है वो हमेशा क्या करती है, यूनिटी और डाइवर्सिटी में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट द जस्टिस, इंक्लूसिवनेस एंड द रिकग्निशन ऑफ ऑल ग्रुप्स। और ये क्या करती है, जस्टिस को हमेशा क्या करती है, बढ़ावा देती है, जस्टिस को आगे आने के लिए बोलती है और रिकग्नाइज करने को बोलती है कि जितने भी ग्रुप्स हैं आप उनको रिकग्नाइज करो। भाई इन्फीरियर मत बनो, सारे लोग एक दूसरे से मिलो, सब दो हाथ दो पैर वाले हैं, दो आंख वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे एलियंस रह रहे हो तो जिनसे आपको एकदम दूर दूर रहना है, भाग भाग के रहना है। ठीक है। सेंट्रल टू द डिबेट ऑन डेमोक्रेसी वही बात है कि ये बहुत ज़्यादा आज के प्रेजेंट डे में आप देखते हो तो ये सब चीज़ें वहीं पे आ जाती हैं, मल्टीकल्चरलिज्म में रुक के आ जाती हैं, रिलीजन में, लिंग्विस्टिक बेसिस में। तो पूरी दुनिया भर में इन सारी बातों पे क्या होता रहता है, चर्चा होती रहती है, डिबेट्स होती रहती है और होती रहेगी। क्योंकि इवेंचुअली अगर हम देखें एज अ ह्यूमन बींग यही मुद्दे हैं हमारे। किस पे बात करोगे आप, इन्हीं पे बात करोगे। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द मल्टीकल्चरलिज्म। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर देख लेना, नोट्स बना लेना, प्रॉपर पढ़ लेना। इसी के साथ मैं बाय बाय बोलती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ हाँ कर लो। चलो बाय, गुड नाइट।